होगा इसमें, ठीक है। चलेंगे 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ पटेल जी का मतलब क्या है, उनके बारे में हमको जानना है। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ठीक है। 31 अक्टूबर का तिथि उनसे संबंधित है। अब क्या कैसे संबंधित है, उनका पुण्य तिथि है कि जन्म तिथि है, क्या है? तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ झाबेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के, ठीक है, नाडियाड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए। जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 के हुआ था, ठीक है। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और गृह विभाग भी संभाला था, ठीक है। ध्यान रखिए, देश के पहले उप प्रधानमंत्री पटेल साहब, देश के पहले गृह मंत्री वो भी पटेल साहब, ठीक है। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार पटेल 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत के एक साथ लाए। दिल का दौरा पड़ने के कारण पटेल जी 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर 1950 को प्रथम लोकसभा से पहले, प्रथम लोकसभा के सदस्य भी नहीं बन पाए थे, ठीक है। कहाँ पे इनका निधन? बॉम्बे के बिरला हाउस में इनका निधन हो गया, ठीक है। ध्यान रखें कब निधन हुआ, तो निधन की तारीख याद रखेंगे, कब? 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हुआ। कहाँ पे निधन हुआ? बॉम्बे में निधन हुआ, ठीक है। बॉम्बे के कहाँ पे? तो प्लेस का नाम क्या है? बिरला हाउस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पटेल को भारत को एकजुट करने के रूप में याद किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित की गई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो 182 मीटर है। कितनी हाइट है? 182 मीटर है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार का नाम बताइए, क्या नाम है उनके मूर्तिकार का? बिमल पटेल। रामजी रामजी सुतारू, सुतार संसद इसका भवन भी। का है, ठीक है, बिमल पटेल। एक याद रहना चाहिए, सारे आंसर में उसी को लगा के आना है। बिमल पटेल होगा, कोई मूर्तिकार पूछेगा सामने बिमल पटेल लगा के आना। रामजी सुतार है, कौन है ये? रामजी सुतार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे है? तो गुजरात के कहाँ पे? जगह का नाम क्या है गुजरात का? किस जगह पे है? नर्मदा वादिया विलेज में विलेज। एकड़ी केवड़िया। केवड़िया में है, एकता ठीक है। नगर हो गया। केवड़िया में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो थे सरदार पटेल साहब से थे। 31 अक्टूबर को उनकी क्या है? जन्म तिथि। 1875 में उनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करेंगे 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। उनसे संबंधित जो प्रतिमा जो है उनको बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात के केवड़िया में आपको देखने को मिलेगा। 182 मीटर की उसकी हाइट है, ऊंचाई है, डेट मीन्स, ठीक है, जो कि अगर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 597, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे 25 दिसंबर का तारीख जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित है, ठीक है। अब कैसे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया, ठीक है। ये पूरा पूरा 100 साल जीवित रहे थे, ठीक है। अब मालवीय जी का भारतीय समाज में क्या योगदान है? तो 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे थे। कब जन्मे थे? 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने सत्य में जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया था। रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बड़ा डिपली क्वेश्चन पूछ दिया था। सत्य में जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया, बात तो सभी जानते हैं। उसको प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग करने के लायक किसने बनाया था? तो ध्यान रखें, किसने बनाया था? मालवीय साहब ने बनाया था। किसने बनवाया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के लायक बनाया था, ठीक है, मतलब प्रचलन में ही लेकर आए थे, ठीक है। हालांकि ये वाक्यांश मूल रूप से मुंडकोपनिषद से संबंधित है। यह शब्द भारत का राष्ट्रीय, ठीक है, आदर्श वाक्य भी है, ठीक है। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, महामना की उपाधि दी थी। और भारत के दूसरे, ठीक है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्म योगी का दर्जा दिया था। उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या चीज की उपाधि थी? महामना। क्या बोलते हैं? महामना। ये भी पूछा जा सकता है, महामना की उपाधि से कौन जाने जाते हैं? तो मालवीय जी जाने जाते हैं महामना की उपाधि से। महामना की उपाधि उनको किसने दिया था, क्या बताएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और बात करेंगे, हाँ, और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्रम योगी की उपाधि भी दी थी, ठीक है। और 12 दिसंबर 1946 को 94 उसके आगे उनका निधन हो गया। हमने पढ़ा था पूरा पूरा 100 साल जिए थे, गलत पढ़ लिया था क्या? ठीक है, यहाँ पे 84 साल ही दिया हुआ है, ठीक है। 1946 को निधन हो गया, जो भी हो ध्यान रखिएगा। 2014 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मतलब समझ रहे हैं, मतलब इतने महान व्यक्ति को भारत रत्न कब दिया गया? 2014 में, ठीक है। हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आगे चलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र बाबू का क्या है? 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू का है क्या? क्या है? जन्म तिथि जन्मदिन। है या फिर मृत्यु तिथि? जन्म। बिल्कुल, ठीक है, जन्म। जन्मदिन है, ठीक है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? जीरादेई में हुआ था। जीरादेई कहाँ पड़ेगा? सिवान, सिवान बिहार, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी, ठीक है, 1963 तक इनका
जीवन काल रहा, ठीक है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील, पत्रकार और विद्वान थे। उन्होंने 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुआ था? प्रारंभिक शिक्षा का जिला स्कूल छपरा में पढ़े। स्नातक कहाँ से किया? तो स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से किए? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया, ठीक है। और जब पहला कैबिनेट जब बना था, ठीक है, आजाद भारत का 1947 से 1948 तक केंद्र सरकार में प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में ये कार्य भी किए थे, ठीक है। उन्हें भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, भी अस्थायी, ठीक है। जिसने भारत का संविधान बनाकर तैयार किया और इसकी अंतरिम, ठीक है, इसके अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है। हमारा संविधान सभा जो था वो हमारा अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रहा था, ठीक है। अक्टूबर 1934 में बॉम्बे सत्र के दौरान उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजेंद्र बाबू किस सत्र के, मतलब, ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, कम पूछता, लेकिन किस सत्र की अध्यक्षता की थी, क्या बताएंगे? बॉम्बे सत्र कब हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन? 1934 कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? बोलते क्यों नहीं है? 1934 में। 1934 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोबारा कब अध्यक्ष बने थे? 39 कौन सा, कहाँ, क्या बोलते हो जगह को? हरिपुरा। त्रिपुरी। त्रिपुरी। त्रिपुरी संकट जब हो गई थी, पताबी सीतारमैया चुनाव हारे थे, गांधी जी रूठ गए थे, ठीक है। तो फिर मतलब इन्हीं को, मतलब, ठीक है, इन्हीं को सुभाष मतलब चंद्र बोस अध्यक्ष के तौर रिजाइन पर कर फिर से दिए चुना थे। गया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और इनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? भारत रत्न से सम्मानित 1962 में। 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रमुख पुस्तक है। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन है? इंडिया डिवाइडेड। चंपारण में बापू के कदमों, बापू के कदम चंपारण में, ठीक है, किनकी पुस्तक है? यह भी राजेंद्र बाबू की पुस्तक है, ठीक है। आप चले 4 दिसंबर की तारीख की बात करें, श्री आर वेंकटरमन जिससे भी संबंधित है, ठीक है। पूरा नाम क्या था? रामासामी वेंकटरमन। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में काम किए, ठीक है। तो रामास्वामी साहब की, वेंकटरमन साहब की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के, ठीक है, राजा मदम में जन्मे और 27 जनवरी 2009 को निधन हो गया, ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 1910 में जन्म हुआ था तमिलनाडु के राजा मदम गांव में, ठीक है। तो 4 दिसंबर की तारीख वेंकटरमन साहब से संबंधित है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के रूप में काम किए और कैमे राष्ट्रपति के रूप में काम किए, ये आपके लिए जरूरी है। कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? 8वें राष्ट्रपति के रूप में। 11 दिसंबर की तारीख प्रणब मुखर्जी जी की जयंती से संबंधित है। प्रणब मुखर्जी जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 11 दिसंबर 1935 को मिराती बंगाल और पश्चिम बंगाल में, मतलब, इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 2020 में इनका मृत्यु हो गया था दिल्ली में, ठीक है। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था दिल्ली में, ठीक है। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। क्या, कितने नंबर के राष्ट्रपति थे ये? 13वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यकाल 12 से लेकर 2017 तक था, ठीक है। किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये संबंध रखते थे। एक सशक्त वक्ता और विद्वान, श्री मुखर्जी की बौद्धिक और राजनीतिक कौशल के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वित्तीय मामले और संसदीय प्रक्रिया में उल्लेखनीय ज्ञान की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक। भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। आप चलेंगे मेनली जो है सो इधर चलते हैं और कुछ तारीख है, ठीक है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस। बोलिए, सभी लोग बोलेंगे तभी याद होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, हल्ला वाला जगह पे होंगे तो मत बोलिएगा, ठीक है। नॉर्मल जगह पे बोलिएगा ताकि साउंड कम है, ठीक है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। यह दिन दुनिया भर के लोगों के, किनका माइक्रो को होने लगा, यह भर दुनिया भर के लोगों के ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के खिलाफ, ठीक है, लड़ाई में एकजुट होने के, HIV पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन दिखाने का अवसर प्रदान करता है। थीम की बात करें, क्या? समुदायों का नेतृत्व करने दे। क्या था? समुदायों के नेतृत्व करने दे थीम था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग HIV से ग्रसित है? तो 39 मिलियन लोग जो है, मतलब कितने HIV से, मतलब क्या है, ग्रसित है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मतलब एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना है कब, तो 1 दिसंबर को, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग आते हैं 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्तर पर विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता फैलाने और समर्थन जुटाने के लिए हर साल 3 दिसंबर को दुनिया विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, ठीक है। IDPDC मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जागरूकता दिवस का विषय विकलांग व्यक्तियों के लिए
उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और हासिल करने की कार्रवाई का जुट होना। ठीक है, ये क्या था, इसका थीम था। आईडीपीडीसी के उत्सव, आईडीपीडीसी का मतलब यही होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विकलांग व्यक्तियों का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, डिसेबिलिटी। हाँ, इंटरनेशनल डिसेबिलिटीज डे जो भी हो, ठीक है, मतलब विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, यह उत्सव का उद्देश्य भारत के सभी पहलुओं, विकलांग व्यक्तियों के समावेश को बढ़ावा देना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन विकलांग लोगों के अधिकारों और सम्मान के बारे में, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चाओं और पहल जैसे कार्यक्रम की एक श्रृंखला के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 दिसंबर को विकलांग, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया नेवी जाता है। डे। ठीक है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में आयोजित नौसेना दिवस, ठीक है, समारोह का मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आयोजन का विषय था जलमेव यस्य बलमेव तस्य। क्या था आयोजन का विषय, क्या था, क्या बताएंगे? जलमेव यस्य, ठीक है, मलमेव तस्य। जो समुद्र को नियंत्रित करता है वह क्या है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो समुद्र को नियंत्रित करता है वह सर्वशक्तिमान है। ठीक है, 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान, ठीक है, भारतीय नौसेना ने, ठीक है, पीएनएस खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों की मतलब मौत हो गई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था कराची बंदरगाह पे चलाया गया था। ध्यान रखिए, कराची बंदरगाह को नस्ले नाबूद कर दिया गया था रशियन फ्रिगेट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कराची बंदरगाह पे जो ऑपरेशन जो चलाया गया था बांग्लादेश वार के समय 1971 के समय में, 4 दिसंबर 1971 को, उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, भारतीय नौसेना सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है और इसका नेतृत्व कमांडर इन चीफ के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब चले 5 दिसंबर का। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 की थीम थी मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। 2002 में थाईलैंड के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मृदा संघ द्वारा मिट्टी का उत्सव मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। मतलब कब घोषणा किया गया था? तो 2002 में। ठीक है, 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित करने की प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, 2002 को घोषणा हुआ, ठीक है, थाईलैंड के नेतृत्व में, लेकिन पहला रूप में से मनाने की घोषणा कब हुआ? ठीक है, 2013 में, लेकिन मनाया गया 2014 में। ठीक है, कोशिश तो 2002 में ही की गई थी, लेकिन लगते लगते 2014 आ गया। ठीक है, तो 2014 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मतलब मनाने का मतलब क्या हुआ, काम शुरू हुआ। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है, क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब बात करेंगे गौतम बुद्ध बोल रहे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये शब्द जो गौतम अम्बेडकर जी से इसलिए संबंधित क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से, ठीक है, अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया था 1956 में, बौद्ध धर्म में परिणत हो गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण, जिसका अर्थ था मृत्यु के बाद निर्वाण, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर होता है जिसने अपने जीवन काल के दौरान निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, आप चलेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1861 को हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका? 1861। हाँ, ध्यान रखिए, 14 अप्रैल 1861 को, 1891 को हुआ था, सॉरी, 1891 को। कहाँ पे हुआ था जन्म इनका? तो महू में हुआ था। ठीक है, महू की बात करें, मध्य प्रदेश, महू में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1924 में इन्होंने दलित वर्गों के, माइक बंद कीजिए। 1924 में इन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एसोसिएशन शुरू की और 1927 में दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहिष्कृत भारत अखबार शुरू किया। ठीक है, कब शुरू किया? तो 1927 में। ठीक है, 1947 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में कौन से मंत्री बने थे, क्या बताएंगे? कैबिनेट, बिल्कुल, ठीक है, कानून मंत्री बने थे। ठीक है, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी मतलब क्या किया जाता है? याद किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है,
भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य रक्षा बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1949 में हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, यह दिन देश की सेवा करने वाले सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। ठीक है, तो घोषणा कब हुई थी? 28 अगस्त 1949 को घोषणा हुई थी। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में क्या होगा? मनाया जाएगा। ठीक है, 11 दिसंबर को कौन सा तिथि मानते हैं? यूनिसेफ का स्थापना दिवस है 11 दिसंबर को। कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप देखेंगे यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की। यूनिसेफ का मतलब है संयुक्त बाल कोष। ठीक है, ध्यान में, बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इस बार का थीम क्या था? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। क्या था थीम इस बार का? हर बच्चे के लिए हर अधिकार इस बार का थीम था। ठीक है, 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? सार्वभौमिक, ठीक है, स्वास्थ्य कवरेज दिवस। कौन सा दिवस? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ठीक है, यह सभी के लिए स्वास्थ्य को बढ़ते मामले के लिए वैश्विक रैली बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस आंदोलन का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि हर कोई हर जगह वित्तीय कठिनाइयों के बिना अपनी जरूरत की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सके। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। यूएससी दिवस, ठीक है, 2023 का विषय सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, हाँ, और भी है। ठीक है, राष्ट्रीय वाला है, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने के लिए, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता था। प्रश्न यहाँ से बन गया ना, भारत सरकार का, ठीक है, भारत सरकार का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो किस मंत्रालय का अधीन आएगा? तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का अधीन आएगा। ठीक है, यही करता है। जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब का है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब का है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का है। कब का है? 2001 का है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा दक्षता और इसके विभाजन और बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर 2023 को, ठीक है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं का मतलब क्या किया? सम्मानित भी इन्होंने किया। अब आते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई की स्थापना की। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब होता है? 2002 में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के समग्र ढांचे के भीतर स्वनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा को तीव्रता को मतलब क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से क्या बन गया? थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। कौन सा मंत्रालय मनाता है इसको? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो करता है, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा दक्षता और इसके विनियम को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बीई की स्थापना हुई थी 2002 में हुई थी। ठीक है, 2002 में हुई थी, लेकिन अधिनियम की बात करेंगे तो 2001 का अधिनियम था, 2002 में स्थापना किया गया। ठीक है, इस बार की बात करेंगे तो इस बार की बात करें तो पुरस्कार किसने दिया है? तो राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिए। कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, विज्ञान भवन दिल्ली में। अब चलेंगे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाता है? अल्पसंख्यक अधिकार 18 दिसंबर। बिल्कुल, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष को 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था? विविधता और समावेशन का जश्न। ठीक है, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक अधिकार किस कौन से आर्टिकल्स में है? 29। अल्पसंख्यक शिक्षा विद्यालय का स्थापना, लैंग्वेज सांस्कृतिक अधिकार 29 में, 30 में है शिक्षा संस्था है। ठीक है,
अब आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक है, कैसा आयोग है? संवैधानिक है क्या? नहीं ना नहीं है, नहीं, असंवैधानिक है। संवैधानिक। हाँ, अच्छा, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 19 दिसंबर को मनाया जाएगा गोवा मुक्ति दिवस। क्या हुआ था, ध्यान में रखिएगा। यह दिन उस अवसर को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में गोवा को 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। 450 वर्षों तो वहां पे लगभग शासन था। ठीक है, वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने भारत की कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप गोवा को कहते थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे था इसका शासन व्यवस्था, देख लीजिए, पढ़ लीजिए नाम। जी सर। पढ़ गोवा, लिए तो दमन, पढ़िए, जोर से दीव, बोलिए। दादरा नगर हवेली, गोवा, गोवा, दमन, दीव, गोवा, दादरा दीव, हवेली, दादरा अंडमान नगर द्वीप यानी हवेली, गोवा। अंजदीवा द्वीप जिसे गोवा कहते हैं। हम्म, बहुत सुंदर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे था, इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे था अपने गोवा का यहाँ इसका पुर्तगालियों का? तो गोवा में, दमन दीव में, दादरा नगर हवेली में, या फिर अंजदीवा द्वीप जिसे गोवा ही कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे चला था ऑपरेशन विजय। कौन सा चला था? ऑपरेशन ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन विजय विथ जीरो कैजुअलिटी। जीरो कैजुअलिटी का मतलब क्या हुआ? एक भी इंडियन आर्मी का यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ था, मतलब देहांत नहीं हुआ था, मृत्यु नहीं हुआ था। ठीक है, शहीद नहीं हुए थे। ठीक है, 30 मई 1987 को इस क्षेत्र का विभाजन कर गोवा का गठन किया गया तथा दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। इस क्षेत्र से गोवा का गठन हुआ 1987 में एज ए राज्य के रूप में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे जगह इंपोर्टेंट है। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी बना दिया था, ये भी तारीख इंपोर्टेंट है। गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। अगर राजधानी कब बनाया था गोवा का पुर्तगालियों ने? 1530 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, अब चलेंगे आगे। ठीक है, आगे चलेंगे, क्या है, 30 मई को गोवा के राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थान गोवा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पे कोंकण के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र पे स्थित है। भौगोलिक रूप से पश्चिमी घाट द्वारा दक्कन के ऊंची इलाकों से अलग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया गया जिसको बोलते हैं लाइट हाउस। ध्यान में रखिए, लाइट हाउस। ठीक है, एक होता है कालो चाओ। कालो चाओ है कि क्या है? कीचड़ में है कालो चावल। चाक कालो की कालो चाओ जो भी है, कीचड़ में होली खेलते हैं सो है। एक लाइट हाउस फेस्टिवल भी मनाया गया है। चाको कालो, चाको हाउ। चाको कालो जो भी हो, ध्यान रखिएगा, कीचड़ में होली खेलते हैं। ठीक है, अब आते हैं राजधानी पणजी है। ध्यान रखिए, आधिकारिक भाषा की बात की कोंकणी है, और कोंकणी 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक है कि नहीं है? क्या है कि नहीं है? है। ठीक है, इसे 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मणिपुरी, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी नेपाली के साथ 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आता है 21 दिसंबर को, ठीक है, शीतकालीन संक्रांति हुई है। ठीक है, 21 दिसंबर शीतकालीन संक्रांति, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। 21 दिसंबर की बात करें, शीतकालीन संक्रांति है, और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 21 दिसंबर। ठीक है, क्या होता है, ध्यान रखेंगे, सोलेस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ठीक है, सोलेस्टियम से हुई है, जिसका अर्थ होता है सूर्य का स्थिर होना। विंटर सोलेस्टिक हर साल तब होती है जब सूर्य, ठीक है, 23.5 डिग्री के सबसे दक्षिणी झुकाव पर पहुंचता है। इसके परिणाम स्वरूप दिन में सबसे कम प्रकाश और सबसे लंबी अवधि का अंधकार होता है। विंटर सोलेस्टिक की बात करेंगे, 21 दिसंबर को वह दिन होता है जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के सबसे अधिक झुका हुआ होता है। वही दिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म क्रांति का प्रतीक है, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ग्रीष्म शीतकालीन संक्रांति कब होती है? शीत संक्रांति, तो ध्यान रखें 21 दिसंबर में, जो कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब 22 दिसंबर को होता है ना? 21 या ये 22 इस बार दोनों है, 21 दिसंबर को हुआ दोनों था। है, डायरी दोनों करता है। है, डायरी करता है। अरे तो ये भी इस बार का लीप ईयर था ना, ये क्या नाम था, कौन सा साल है अभी चल रहा है? अभी लिपि तो है। 24 इस बार 22 दिसंबर को होगा। 24 होगा। लीप ईयर में शायद आगे चला जाता है एक दिन शायद। तो सर ठीक इससे है, 22 सॉरी, देख लीजिएगा। ठीक। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं?
तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। श्रीनिवास रामानुज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 1887 में इरोडा तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजम को शुद्ध गणित के लगभग कई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला था, ठीक है। उन्हें निरंतर भिन्न रीमैन सीरीज, ठीक है, इलिप्टिक इंटीग्रल्स, ठीक है, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज और जेटा फंक्शन के फंक्शनल इक्वेशन के क्षेत्रों में किए गए काम के लिए जाना जाता है। 1918 में रामानुज ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवन आधारित 2015 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो, ठीक है, रॉबर्ट क्या लिखा हुआ है, कैनिगेल के इसी नाम से 1991 की किताब पर आधारित है। रामानुज मात्र 32 वर्ष की आयु में 1920 में निधन हो गया, ठीक है। इसके वर्षों के बाद 2022 में भारत सरकार ने उनकी जयंती को 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ठीक है। तो कब से मनाया जाता है? 2022 से गणित दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है, 1920 में इनका निधन हो गया, ठीक है। इनके ऊपर जो फिल्म बनी इनके लाइफ के ऊपर, जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, ध्यान रखें। जन्म कब हुआ था? 1887 में इनका जन्म हुआ था, इरोड तमिलनाडु में जन्म हुआ था, ठीक है। इरोड शहर जो है कि हल्दी के लिए जाना जाता है ना सर? जी सर। अब चलेंगे आगे। हाँ हाँ, हल्दी के लिए ही है। हाँ, चलिए। 23 दिसंबर को मनाया जाएगा भारतीय किसान दिवस, ठीक है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जयंती मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध किसान नेता भी थे, ठीक है। अब आते चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते थे। इनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था। 28 जुलाई 1979 को 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, बहुत कम समय तक रहे थे, ठीक है। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा एक समान बनाने के लिए काम करना था, ठीक है। तो किसान दिवस को मनाते हैं, इनके जन्म दिवस के रूप में याद रखिएगा। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। कब मनाते हैं? तो ध्यान रखें, 24 दिसंबर को मनाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही आया था, ठीक है। और इसे 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गई। तब से इस अवसर पर सम्मान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में स्थापित किया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और उपभोक्ताओं के लिए अधिकार का घोषणा करने वाला पहला देश कौन है? कंज्यूमर राइट्स के लिए बात करने वाला तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं का मतलब क्या होता है? सशक्त बनाना, ठीक है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पे सुशासन दिवस मनाया जाता है। शासन और सरकार में जवाबदेही के बारे में देश के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 25 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अब वाजपेयी जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो जन्म की बात 1924 में हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब 19 कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में जन्मे श्री वाजपेयी जी 4 अलग अलग राज्यों से, ठीक है, 10 बार लोकसभा के लिए चुनाव और 2 बार राज्यसभा के सदस्य, इंपोर्टेंट है, ठीक है। वाजपेयी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर एग्जाम दे देगा, तो ध्यान रखिएगा ये कब कब चुने गए थे? ये 4 अलग राज्यों से, ठीक है, 4 अलग राज्यों से चुनकर आए थे, 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ठीक है। 10 बार लोकसभा के, ठीक है, 2 बार मतलब कब के सदस्य रहे? राज्यसभा के सदस्य रहे, ठीक है। सबसे पहले बार चुनाव जीते थे 1957 में। 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से सबसे पहली बार चुनाव जीत गए थे। बलरामपुर, याद रख लीजिएगा, ठीक है, नहीं दिया है बता दे रहा हूँ। बलरामपुर सीट से पहली बार चुनाव जीत गए थे 1957 में, ठीक है। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 96 में रहे 13 दिन के लिए, ठीक है, 98 से लेकर 99 तक 1 साल 13 दिन के लिए इसमें, और 1999 से 2004 तक था, जिस समय कारगिल हुआ पूरे वर्ष 5 वर्ष के लिए 13 दिन, 1 साल 13 दिन, एक बार पूरे 5 साल के लिए रहे, ठीक है। कितने बार है? 13 दिन, 1 साल 13 दिन, पूरे 5 साल के। 1957 में पहली बार चुनाव जीत कर आए, बलरामपुर सीट से चुनाव जीत कर आए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ऐसे भी व्यक्ति जो तीन लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, ठीक है, 3 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये लड़े थे 3 से, 2 व्यक्ति जो है 3 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं सर, ये भी लड़े थे 3 लोकसभा क्षेत्र से। अब देखेंगे इनको क्या मिला, तो 2015 में, ठीक है, 2015 में उनके जन्म दिवस पर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस को 15 दिसंबर को सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
इनका जन्म, इनका जो समाधि स्थल जो इनको बोलते हैं सदैव अटल, क्या है? सदैव अटल। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में। देखिए खत्म हो गया। अब क्या है? अब क्या है, ये भी हम खत्म करेंगे आज। एडिटेरिया। थोड़ा सा बचा हुआ, खत्म कर देता हूँ। कितना, आधा घंटा हो गया? रहने दे। 15-20 35 मिनट तो हो गया। ये निपटा दे ये सब। बस स्टेट और ये वाले संग्रहालय से निपटा दे, बोलिए सभी लोग। जी सर। ठीक है, करवा देता हूँ स्टैंडर्ड इंडियन संघ और राज्य से करवा देता हूँ, ठीक है। सर उधर लेट हो जाएगा, उधर फिर लेट हो जाएगा, 1:30 बज जाएगा अगर पूरा कंप्लीट कीजिएगा तो। नहीं नहीं, 5 क्वेश्चन है, कितना लेट होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य पालन, अंतर्देशीय मतलब ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार मिला है। गुजरात की घोल प्रजाति को राज्य मछली घोषित किया गया है। घोल मछली भारत प्रशांत में फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक व्यापक रूप से पाई जाती है। इसके औषधीय और व्यावसायिक मूल्यों के कारण इनके स्ट्रीम ब्लडर की कीमत बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। घोल मछली को बोला जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, गोल्डन हार्ट वाली फिश, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, सुनहरा दिल वाली, ठीक है, ध्यान रखें घोल मछली को। तो गुजरात राज्य ने घोल प्रजाति को राज्य मछली घोषित किया। इंपोर्टेंट रोल क्या है, इसके औषधीय और व्यावसायिक मूल्यों के कारण इसके स्विम ब्लैडर का कीमत अधिक होता है। नम्मा कंबला बेंगलुरु में आयोजित हुआ, ठीक है, बेंगलुरु की नम्मा कंबला ने मेजबानी की, ठीक है। कंबाला तटीय कर्नाटक क्षेत्र में लोकप्रिय भैंसा रेसिंग पर जो भैंसा दौड़ होता है, ये आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आयोजित होने पे की जाती है। कंबाला एक ऐसा खेल है जिसमें किसान चाबुक लेकर कीचड़ भरे खेत में, कीचड़ भरे धान के खेत में, ठीक है, भैंसों को मतलब क्या करता है, हाँकता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले, जिला का नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें, सिद्दीपेट जिले के, बीपीएससी के हिसाब से इसके गांव का भी नाम इंपोर्टेंट है, बुरुगुपल्ली, बुरुगुपल्ली, ठीक है, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया। यह अभिनव निर्माण के 3 महीने के 3D प्रिंटेड प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया। यह महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर है, ठीक है। इसका गर्भगिरी भगवान गणेश, भगवान शंकर और देवी पार्वती को समर्पित है, ठीक है। तो पूछेगा ये मंदिर किनसे संबंधित है, तो ध्यान रखें शंकर जी के फैमिली से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे 3D मंदिर की बात करेंगे तेलंगाना, 3D डाकघर की बात करेंगे बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। डाकघर बेंगलुरु, मंदिर तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का सिद्दीपेट, गांव का नाम बुरुगुपल्ली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब उसी दिन से बीपीएससी पे भरोसा उठ गया जब 68 बीपीएससी पढ़े गए थे, सौर ऊर्जा वाला जो कुछ बना था दरभंगा में बना था, ठीक है। और उसको पूछा गांव का नाम कहाँ दिया, तो गांव का नाम था खदीराबाद की समथिंग था। और सब सारा किताब में गांव का नाम दे दिया था, सब में जिला का नाम केवल दिया हुआ था, ठीक है। तो आजकल गांव का नाम भी पूछने लगा, इसलिए सारा जो कंटेंट जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह बनाता तो गांव वगैरह का भी नाम लिख देता है। लखनऊ भारत का पहला एआई शहर, ठीक है, एआई शहर, ठीक है, चर्चा में रहा है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ देश के पहला एआई शहर बनने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश एआई पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर बनाने की योजना एक साथ कदम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सरकार परियोजनाओं के लिए, ठीक है, नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाए। कहाँ पे? नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पर वाइब्रेंट गुजरात प्री समिट खबरों में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा देश का पहला एआई शहर कौन बनने जा रहा है, तो लखनऊ बनने जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ, ठीक है। अब चलेंगे आगे, क्या है तो ध्यान रखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी पर वाइब्रेंट गुजरात प्री समिट खबरों में है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मांडविया ने जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग विषय पर वाइब्रेंट गुजरात प्री शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया, ठीक है। भारत बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़कर 10 बिलियन से लेकर 80 बिलियन की हो गई है। आने वाला समय बायोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य उपचार का सबसे बड़ा आधार बनेगी। यह उद्योग कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक उत्पादन और कई अन्य क्षेत्रों में जटिल समस्याओं का समाधान खोजने का माध्यम बन गया है, ठीक है। शिखर सम्मेलन 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन के लिए एक प्रारंभिक कार्यक्रम है, ठीक है, जबकि जनवरी 2024 में होगा। विषय क्या है, इसका थीम क्या है, तो भविष्य का प्रवेश द्वार, ठीक है। इस पर वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम भी, वो भी 10वें नंबर का था, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है, किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने उद्घाटन किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो कल हम लोग देखेंगे कला संस्कृति, नियुक्ति और इस्तीफा, खेल कूद, और परसों देखेंगे, ठीक है, परसों हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रीलिम्स पॉइंटर। ठीक है, 3 टॉपिक कल हम लोग पढ़ के आएंगे, आप लोग घर से पढ़ कर आइएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कला संस्कृति एक टॉपिक, नियुक्ति और इस्तीफा दूसरा, और तीसरा टॉपिक की बात करेंगे किताबें और लेखक और खेलकूद। ठीक है, तो कल की क्लास यहीं से होगी, 2 दिन में आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में आपका ये समाप्त हो जाएगा।